हेलो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवकार एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि आपको विदित है कि 12 फरवरी 2026 से क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज आपके सामने गणित सब्जेक्ट का एग्जाम कैप्सूल हम लेके आए हैं। एग्जाम कैप्सूल का ये डोज 1, और इस डोज 1 में हम आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में यानी बाइलिंगुअल क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं। आप सभी को तैयार रहना है अपने अपने आंसर्स देने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी तैयार होंगे, और आपकी तैयारी को और प्रेरित करने के लिए आपके सामने दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि बीजों को अब धरती में जाना होगा, बीजों को अब धरती में जाना होगा, फसलें नहीं उगाना होगा। बीजों को अब धरती में जाना होगा, फसलें नहीं उगाना होगा। अगर गहराई माप न सके अपने लक्ष्य की, अगर गहराई माप न सके अपने लक्ष्य की, एक दिन उनको सन्मुख आना ही होगा, एक दिन उनको सन्मुख आना ही होगा। लो उठो, लो उठो, कमर को कस लो तुम, लो उठो, कमर को कस लो तुम, और मुश्किलों पे हंस लो तुम। लो उठो, कमर को कस लो तुम, और मुश्किलों पर हंस लो तुम। इंद्रियों को वश में कर लो, इंद्रियों को वश में कर लो, मन में पूरा जोश भर लो। इंद्रियों को वश में कर लो, मन में पूरा जोश भर लो। त्याग दो आलस्य सारा, त्याग दो आलस्य सारा, और नींद से कर लो किनारा, और नींद से कर लो किनारा। क्योंकि अब परीक्षा की घड़ी है, अब परीक्षा की घड़ी है, अब परीक्षा की घड़ी है। जी बिल्कुल, अब परीक्षा की घड़ी है, तो बिल्कुल भी आपको ना तो रुकना है ना थकना है, बस अपने लक्ष्य पे डटे रहना है, डटे रहना है। चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। और तो आपके सामने हाजिर है आज की पहली हलवा प्रश्नोत्तरी की संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग कितना है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज। ये कह रहा है कि 196 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसकी घातों का योग कितना होगा। 196 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग कितना होगा। तो चलिए हम इसकी चेक करते हैं कि इसके घातों का योग कितना होगा। ये लिखे मैंने 196, सबसे पहले मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 का भाग दिया, तो कितने आगे 98, कितने आगे 98। वापिस 2 का भाग दिया तो कितने आगे 49। वापिस 2 का भाग दिया, 7 का भाग दिया, 7 का भाग दिया तो कितने आगे 7, और यहाँ पे 7 का भाग दिया तो कितने आगे 1। तो आपके सामने देखिए किस तरह से आपकी अभाज्य संख्या आ रही है। पहली तो आई सर 2 2 बार आए, इसका मतलब 2 की घात 2। सर 7 भी 2 बार आए, इसका मतलब 7 की घात 2। और प्रश्न आपसे किस तरह से पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, उसमें जो भी घात आ रही है उनका योग कितना है। सर पहले वाले में घात आई 2, सर दूसरे वाले में घात आई 2, और घातों का योग 2 + 2 कितने हो गए 4। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सटीक आंसर है 4। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने यह है कि 12, 21 और 15 का मसप और लसप क्रमशः है। 12, 15 और 21 का मसप और लसप क्रमशः कितना है। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेज में भी बता रखा है, जो जो विद्यार्थी मेरे से ऑफलाइन क्लासेज में पढ़े हैं उनमें, कि अगर आपको मसप निकालना है यानी HCl, और एक आपको लसप निकालना है यानी LCl, जब भी मसप निकालना होगा तो आपको याद रखना है पहला वर्ड म से मछली, म से मछली, और पहला वर्ड यहां पे है ल, और ल से है लड़का।
म से मछली और ल से लड़का। तो देखिए म से मछली और मछली होनी चाहिए छोटी, म से मछली और मछली होनी चाहिए छोटी और सब में ही होनी चाहिए, यानी कि ऐसा अंक लेना है जो सब में ही कॉमन यानी उभयनिष्ठ हो। ल से लड़का और लड़का होना चाहिए बड़ा और सब में हो या नहीं हो कोई जरूरी नहीं है, पर लेना तो है ही। सब में हो या नहीं हो कोई जरूरी नहीं है, पर आपको बड़ी घात को ल से लड़का यानी बड़ा और बड़ी घात को लेना ही लेना है। चलिए किस तरह से है आप देखते हैं इसका। तो आ जाता है 12, 21 और ये आ गया आपका 15। 2 का भाग दिया कितनी बार? 6 बार। 2 का भाग दिया कितनी बार? 3 बार। 3 का भाग दिया कितनी बार? 1 बार। सर 3 का भाग दिया कितनी बार? 7 बार। 7 का भाग दिया 1 बार। यहाँ 3 का भाग दिया 5 बार। 5 का भाग दिया 1 बार। तो कुछ इस तरह से आपके सामने आता है कि 12 का तो क्या आ गया? 2 की घात 2 गुणा 3। सर 21 का आ गया 3 गुणा 7। सर 15 का आ गया 3 गुणा 5। चलिए सबसे पहले हम मसब की बात करते हैं, और मसब यानी म से मछली और मछली होनी चाहिए छोटी और सब में होनी चाहिए। सर 2 की बात 2 की घात की बात करूं तो 2 की घात 2, लेकिन बाकी वाले में मुझे कहीं पे भी 2 नजर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब 2 को तो लेना ही नहीं है। सर बारी आई 3 की। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, और मछली छोटी होनी चाहिए और खुद 3 की घात 1 खुद ही छोटी है, इसके अलावा तो कोई 3 की घात वाला दिख ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब जो मसब है आपका एक तो आया 3। क्या सर 3 के अलावा और भी दिख रहा है जो तीनों में ही है छोटी घात वाला? नहीं सर, सिर्फ 3 ही है। तो इसका जो HCF यानी मसब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3। इसके बाद में आते हैं लसब की बारी। लसब यानी LCM, और लसब यानी लड़का, लड़का होना चाहिए बड़ा, सब में हो या नहीं हो लेना तो है ही। सब में हो या नहीं हो लेना तो है ही। तो देखिए लसब, तो देखिए आपका जो यहाँ पे है 2 की घात 2, बाकी वाले किसी में भी 2 की घात 2 या 2 है नहीं, फिर भी आपको 2 की घात 2 को लेना ही है। तो ये लिया मैंने 2 की घात 2। फिर सर बारी आ गई 3 की। सर 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, क्या लेना या नहीं लेना? लेना ही है। लसब में तो सब कुछ लेना ही है, लसब यानी लेना। फिर 5 की बारी आई, फिर 7 की बारी आई। तो कुछ इस तरह से मैंने सभी संख्या ले ली, किसी को भी छोड़ना नहीं है, पर ध्यान रहे जब एक ही संख्या ज्यादा बार आए तो आपको उसकी बड़ी घात लेनी है। तो 2 की घात 2 होगी 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 4 तिये 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते हो गया 420। तो आपका जो लसब आ जाता है वो 420 आ जाता है, और जो आपका मसब आ जाता है वो आ जाता है 3। तो देखिए आपका ऑप्शन यहाँ से कौन सा बैठता है सटीक? तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सटीक बैठता है। मसब तो आ गया 3 और सर लसब आ गया है 420। ध्यान रहे ऐसे प्रश्न जब भी एग्जाम में आते हैं गलती से भी आपको ऐसे नहीं कि सर 420 और 3 पीछे है तो क्या हुआ, संख्या तो सर वो की वही है ना। नहीं, यहाँ पूछा है आपको क्रमशः रेस्पेक्टिवली, तो जब भी कर्मशः की बात करें तो आपको कर्म से ही बताना है। ये कई ऐसे प्रश्न आपको बहुत सारे निर्देशांक ज्यामिति में भी देखने को मिलेंगे, एक्स और वाई के मान कर्मशः है, तो आप कर्मशः जहां पे भी वर्ड लिखा है आपको बताना भी कर्मशः में ही है, वरना गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सटीक बैठता है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपको कुछ इस तरह से है कि 225 को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये कह रहा है कि 225 को कौन से रूप में व्यक्त कर सकते हैं? 225 को कौन से रूप में व्यक्त कर सकते हैं? तो चलिए, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 225 कैन बी डिटरमाइन फॉलोइंग एज। ये कह रहा है कि 225 को आप कौन से रूप में व्यक्त करोगे? तो लिख लिया मैंने 225। सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करते हैं। कितनी बार गया सर? 3 सत्ते 21, 1 रहा, 3 पंजे 15। अब सर हम वापस 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 दूनी 6, 1 रहा, 3 पंजे 15। सर 3 का अब जाएगा नहीं, 5 का दे देते हैं। 5 पंजे 25, वापिस 5 का दिया, 5 एकम 5। तो आपके सामने जो संख्या आ रही है वो इस तरह से आ रही है। सर पहले 3 2 बार आया है तो 3 की घात 2,
सर 5 2 बार आया है तो 5 की घात 2। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जिसमें भी 3 की घात 2 और 5 की घात 2 दिख रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो सही है वो है 3 की घात 2 और 5 की घात 2। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सटीक आंसर है। ये तो हलवा प्रश्न है, बिल्कुल भी आपको चूकना नहीं है ऐसे प्रश्नों को करने से। जो चूक गया वो डूब गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न, बहुत ही हलवा। खा जाओ इस प्रश्नों को, इस टाइप के प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ये कह रहा है कि जो पीछे आपको जो संख्या दे रखी है इसमें से अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है। देखिए प्रश्न की भाषा को जरूर घुमाया गया है, नहीं वर्ड आया है और नहीं पे ध्यान रखना है कि अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखती बात है, अपरिमेय नहीं होगी तो सर वो परिमेय होगी। इसका मतलब हमको इसमें से परिमेय संख्या को ढूंढना है। और परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या देखो सभी सबकी सब अंडर रूट फॉर्म में दी हुई है, वर्गमूल के रूप में दी हुई है। इसका मतलब वो ही परिमेय संख्या होगी जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, जो किसी ना किसी का स्क्वायर हो और उसको आगे स्क्वायर पूरा सॉल्व हो रहा है। देखिए जैसे कि आप अंडर रूट 10 की बात करें तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसको आप अगर सॉल्यूशन करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका वर्गमूल एक पूर्ण वर्ग संख्या ना होने की वजह से इसका उत्तर दशमलव में आएगा। सर अंडर रूट 24 की बात करें वो भी इसी प्रकार से, इसका अगर आप निकालने गए रूट तो पॉइंट्स में आंसर आएगा। अंडर रूट 35 की बात करें वो भी इसी प्रकार से। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ये तीनों तो कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। जबकि अपने को तो ढूंढनी है जो अपरिमेय संख्या नहीं है, और अपरिमेय नहीं है इसका मतलब वो परिमेय है। सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 121। अंडर रूट में जब 121 है इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपके आएगा 11, और 11 एक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है। तो आपको सीधे से ऐसे आंसर जब भी आए परिमेय संख्या की बात करें, आपको चटाक से सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्या को ढूंढ लेना है और आपकी परिमेय संख्या वही होगी, क्योंकि आगे उसका सॉल्यूशन हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सटीक आंसर है, अंडर रूट का 121। अंडर रूट का 121। वाह क्या प्रश्न है। 2 माइनस अंडर रूट 3 है। 2 माइनस अंडर रूट 3 इज, क्या 2 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है? क्या 2 माइनस अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है? क्या 2 माइनस अंडर रूट 3 एक सम संख्या है? सम नंबर, वैसे सम नंबर गलत लिखा है, ये हो जाएगा आपके इवन नंबर। और क्या 2 माइनस अंडर रूट 3 एक पूर्णांक संख्या है, क्या इंटीजर है? चलिए ये गलत लिख लिया है यहाँ पे आएगा इवन नंबर। क्या 2 माइनस अंडर रूट 3 इवन नंबर है? चलिए हम चेक करते हैं। तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है। जब भी ऐसा प्रश्न आए आप सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या यानी बात करूं रेशनल की और एक इरेशनल की, के बीच में चाहे प्लस का चिन्ह है, चाहे माइनस का है, चाहे गुणा का है, चाहे भाग का है, कोई भी चिन्ह है, अगर एक रेशनल और एक इरेशनल, एक परिमेय एक अपरिमेय है, तो जो आंसर इन दोनों से मिलके जो आपके आ रहा है, आपके सामने जो भी संख्या आ रही है वो एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर ही होगी। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर ही होगी। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो भी आंसर आएगा वो आपके इरेशनल नंबर ही होगा। तो देखिए सर दो तो एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। सर अंडर रूट 3 तो एक क्या है, इरेशनल नंबर है। और जब भी देखो एक परिमेय में से एक अपरिमेय यहाँ यानी माइनस हो रही है यहाँ पे, तो उत्तर आपका जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। बहुत ही बढ़िया हलवा प्रश्न है, अच्छे से खा लेना है इसको।
अपरिमेय संख्या जब भी आपको इस तरह से 2 डिजिट दी हुई हो, चाहे बीच में प्लस हो, माइनस हो, इनटू हो या फिर डिवाइड हो, आपका आंसर जो आएगा अगर एक रेशनल और एक इरेशनल है तो ही ध्यान रहे, वरना नहीं आएगा। अगर एक रेशनल है और एक इरेशनल है, जबकि आपको ऐसे कहीं कभी ऐसे अगर दे दिया √3 इंटू √3, ये क्या है, तब आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये तो क्या है, एक इरेशनल, ये भी एक इरेशनल, और √3 का √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उत्तर आ जाता है आपका 3, और 3 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने जो कहा है वो सिर्फ परिमेय और अपरिमेय की बात करें, एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो और उनके बीच में चाहे प्लस है, माइनस है, इंटू है या भाग है, आपका उत्तर एक अपरिमेय संख्या ही आएगी, इरेशनल नंबर ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि यदि दो संख्याओं का मसब 15 और लसब 105 है, उनमें से एक 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? इफ HCM एंड LCM ऑफ टू नंबर इज 15 एंड 10, वन नंबर इज 5, देन सेकेंड नंबर इज, ये कह रहा है कि दो संख्या दी गई है, उनका HCF भी दे रखा है और सर उनका LCM भी दे रखा है, और उनमें से एक नंबर भी दे रखा है, तो वो दूसरा नंबर होगा क्या, उसको फाइंड आउट करना है। और ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो आपको ये अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि कोई भी दो संख्या का अगर आप LCM निकालते हैं और उन्हीं दो संख्या का आप LCM निकालते हैं, आप किसी दो संख्याओं का LCM निकालते हैं, उन्हीं दो संख्याओं का HCF निकालते हैं, तो वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। वो जो HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अच्छे से इस रिलेशन को याद कर देना है कि LCM गुणा HCF, लसब गुणा जो मसब होता है, वो दो संख्याओं के गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। जिसको ये रिलेशन, ये संबंध अच्छे से ध्यान है, वो ऐसे प्रश्नों को कुछ ही सेकंड में कर सकता है। ध्यान रहे, ये नियम सिर्फ दो संख्याओं के लिए लगेगा। तीन संख्याओं की बात करी तो ये नियम लागू नहीं होगा, ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही अप्लाई हो सकता है। चलिए, अपने को जो मसब यानी HCF दिया हुआ है सर, वो तो दिया हुआ 15, ये लिख लिया मैंने 15। सर मेरे को जो लसब दिया हुआ है वो तो दिया हुआ 105, सर ये लिख लिया 105। दो संख्याओं का गुणनफल, उनमें से पहली संख्या तो सर अपने को 5 दी हुई है, ये लिख लिया 5। सर दूसरी नहीं दी हुई, चलो हम उसको क्या मान लेते हैं, x को मैं यहीं पे रख लेता हूं, तो 5 यहाँ पे 5 गुणा में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। चलिए 105 गुणा 15 बटा 5, 5 का भाग 15 में दिया, कितनी बार गया, 3 बार, और 3 का गुणा इससे किया तो आया 315। तो x का मान यानी दूसरी जो संख्या है वो आपके कितनी आ गई, 315। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सटीक आंसर है। यदि दो संख्याओं का मसब 15 और लसब 105 है, उनमें से एक 5 है, तो दूसरी संख्या आपके आगे 315। तो बहुत ही हलवा प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को आपको बिल्कुल चूकना नहीं है। और ध्यान रहे कि एग्जाम में जब भी हम क्या करते हैं, आपके सामने जैसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं, आप अपना आपा खो बैठते हैं और जोश जोश में उन प्रश्नों को गलत कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, पूरे के पूरे धैर्य के साथ काम करना है। चाहे टफ क्वेश्चन आपके सामने आया है, चाहे इजी आया है, और सारे के सारे प्रश्न हलवा है, तो हलवा से तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, खा जाना है उसको। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से आता है कि यदि पी स्क्वायर एक सम संख्या है तो पी क्या होगा। यदि पी स्क्वायर एक सम संख्या है तो पी क्या होगा। इफ पी स्क्वायर इज एन इवन नंबर देन पी इज, इफ पी स्क्वायर इज एन इवन नंबर देन पी इज, ये कह रहा है कि अगर पी स्क्वायर एक सम संख्या है तो पी का मान क्या होगा। चलिए हम पी स्क्वायर की जगह कोई एक संख्या मान लेते हैं, जैसे कि मैंने मान ली 36, ये मैंने पी स्क्वायर की जगह मान लिया। सर इससे अगर हम पी निकाले, इसका मतलब
कहीं ना कहीं इसका अंडर रूट करना है तभी पी आएगा, पी स्क्वायर का अंडर रूट करूंगा तभी पी आएगा। तो सर 36 का अंडर रूट करते तो क्या आता है सर, 36 का अंडर रूट तो 6 आ रहा है। इसका मतलब अगर पी स्क्वायर एक इवन नंबर सम संख्या है तो पी भी एक सम संख्या ही होगी, पी भी एक क्या होगी, सम संख्या ही होगी। आप दूसरा एग्जांपल भी लेके देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बात करी 64 की, 64 एक इवन नंबर है, सम संख्या है। अगर इसका मैं अंडर रूट निकालता हूं तो आ जाता है 8, और 8 भी एक सम संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पी स्क्वायर एक सम संख्या है तो पी भी एक सम संख्या ही होगी। इफ पी स्क्वायर इज एन इवन नंबर देन पी इज ऑल्सो एन इवन नंबर। चलिए, तो इसका पी स्क्वायर एक सम संख्या है तो पी भी एक सम संख्या ही होगी, और ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अभी जिसके बारे में थोड़ी देर पहले ही, इस पे पहले क्वेश्चन में इसकी चर्चा की थी कि एक संख्या का आपको, एक संख्या है ए और एक है 18, ए और 18 का लसअप है 36 तथा मसअप है 2, तो ए का मान क्या होगा? If the LCM of A and 18 is 36 and the HCF is 2, then what will be the value of A? बिल्कुल भी प्रश्न से डरना नहीं है, और ऐसे प्रश्न तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हलवा है हलवा, देख लो। तो अपने को जैसे ही ऐसे प्रश्न आते हैं अपने को अपना वो जो रिलेशन है वो याद कर देना है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। अगर आप मल्टीप्लाई कर, जो इसका मल्टीप्लीकेशन होता है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब देखिए सर, आपको एलसीएम तो कितना दे रखा है 36, लिख लो। सर एचसीएफ कितना दे रखा है 2, लिख लो। सर एक संख्या ए दे रखी है और दूसरी कौन सी दे रखी है 18, लिख लो। कुछ नहीं, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा कर दो। हमने कर दिया भैया, ए को यहीं पे रखा, 18 इससे यहां से कहां चला जाएगा, उस साइड जाते ही डिवाइड में चला जाएगा। 18 का भाग 36 में दिया सर, कितनी बार गया 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर आ गया 4। तो दूसरी संख्या एक 4 है और दूसरी संख्या 18 है, और ए का मान अपना आया है 4। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सटीक आंसर है, बिल्कुल भी डरना नहीं है और लगा देना है टिक। चलिए, इसके बाद में अगला आपका हलवा। वाह, अभी अभी एक क्वेश्चन 196 वाला सेट किया था। 156 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या लिखेंगे? ये कह रहा है कि अगर आप व्हाट विल बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 156, ये कह रहा है 156 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसको इसमें से कौन से फॉर्मेट के रूप में आप लिखेंगे? बहुत ही इजी, बहुत ही, क्या कहूं अब इस प्रश्न के बारे में। चलिए, 156 हमने दिया 2 का भाग, तो सर आगे 2 सत्ते 14, एक रहा 2 अठे 16, वापिस 2 का भाग दिया, 2 तिये 6, एक रहा 2 नमे 18, सर वापिस किसका भाग दिया, 2 का तो जाएगा नहीं, सर मैंने 3 का भाग दिया, कितना आ गया 13, सर 13 का भाग दिया, कितना आ गया 1। बताइए 2 कितनी बार आया, अपनी बार 2 बार, तो 2 की घात 2। सर 3 कितनी बार आया है, 1 बार, तो लिख लिया 3। सर 13 कितनी बार आया है, 1 बार। ढूंढिए अपना आंसर, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 2 की घात 3 आई है तो कोई बैठेगा ही नहीं मामला। चलिए, 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 13, बिल्कुल 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 13। बिल्कुल भी आपा नहीं खोना है, जोश जोश में होश तो बिल्कुल नहीं खोना है, वरना शहीद हो जाओगे ऐसे प्रश्नों में। चलिए, वाह,
कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, कि दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। तो देखिए परिमेय संख्या पहली बात तो होती क्या है, जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये कह रहा है कोई भी दो परिमेय संख्या लेते हैं तो उनके बीच में कितनी परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर आ सकते हैं। तो ध्यान रहे 7th क्लास में भी अपन ने पढ़ा था, जैसे कि 4 और 5 के बीच में इतनी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमेशा ध्यान रखना किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, जितनी लानी चाहो उतनी ला सकते हो। तो देखिए तो आपका आंसर देखते ही आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो ध्यान रखना अनंत यानी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं किसके बीच में, टू रेशनल नंबर्स के बीच में। तो हाउ मेनी रेशनल नंबर आर देयर बिटवीन टू रेशनल नंबर, तो आपका हो जाएगा इनफाइनाइट इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाह क्या प्रश्न है कि दो संख्या a और b का HCF क्या होगा। ये कह रहा है कि दो संख्या दे रखी है आपके सामने a एंड b, तो उसका HCF यानी मसब क्या होगा उसको निकालना है। सर अब तो सर ये दिक्कत आ गई कि सर यहाँ तो कोई संख्या ही नहीं दे रखी, अब क्या करें, गाड़ी तो फंस गई। तो गाड़ी फंसाने जैसा सवाल ही नहीं है। व्हाट इज दी HCF ऑफ टू नंबर्स a एंड b। तो देखो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि HCF होता क्या है। सर HCF तो वो होता है, पहली बात तो सर HCF में छोटी घात लेते हैं क्योंकि म से मछली और मछली होती है छोटी। सर छोटी का तो चलो छोड़ो, इसका तो अभाज्य गुणनखंड कर ही नहीं सकते तो क्या छोटी लेंगे, चलो इसको छोड़ो। सर और अभाज्य HCF का मीनिंग क्या होता है, मसब का मतलब, मसब का मतलब सर होता है उभयनिष्ठ संख्या को लेना, उभयनिष्ठ जो सब दोनों के अंदर आ रही है। सर यहाँ a और b में क्या कॉमन आ रहा है, तो सर a और b में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या इसका 0 कर दे, ना 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 ना, 0 करोते ही आपका गलत हो जाएगा। देखिए a और b में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जहां कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां एक तो जरूर कॉमन आता है। क्यों, क्योंकि किसी के भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में एक तो आता ही आता है, चाहे वो कोई सी भी संख्या हो। इसका मतलब a और b में एक तो कॉमन है ही है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा HCF कितना हो जाएगा, 1। ध्यान रहे कोई सी भी संख्या ऐसी आए जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आए, जैसे कि मैंने बात की 5 और 7, सर इसका HCF क्या होगा, बिना देखे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है 1। सर 7 और 15 का HCF कितना होगा, सर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है 1। जहां कुछ भी कॉमन यानी उभयनिष्ठ नहीं होता है वहां HCF हमेशा 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाह, निम्न में से बहुपद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को वही स्टूडेंट्स अटेंड कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। रटन विद्या पे किया हुआ प्रश्न आप ऐसे प्रश्नों को रिसीव नहीं कर सकते, अटेंड ही नहीं कर सकते। कैसे, सर पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोई भी बहुपद होने के लिए कंडीशन क्या होती है। तो बिल्कुल बहुपद होने के लिए इन प्रश्नों को देखा जाए तो यहां पे उस कंडीशन को फॉलो करना है कि कभी भी चर राशि की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। होल नंबर जो आपका वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट्स एक होल नंबर होना चाहिए, तभी वो एक पॉलिनोमियल यानी बहुपद होगा, वरना नहीं हो सकता। चलिए कैसे अपन एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं। सर पहले ऑप्शन में x की घात कितनी है, सर पहले ऑप्शन में तो चर राशि x है, वेरिएबल x है और x की घात है 2। सर 2 तो एक होल नंबर पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक होती है वो सारी की सारी पूर्ण संख्या होती है। जी बिल्कुल सर, इसका ये आंसर हो सकता है। चलो ऑप्शन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सर लिखा हुआ है x में घात में तो सर कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन x के ऊपर ऐसे अंडर रूट बनाया हुआ है, तो कहीं पे भी अंडर रूट बनाया हुआ आता है इसका मतलब ही होता है कि इस संख्या की घात उस
वेरिएबल की घात, उस जो भी आपका वेरिएबल है या नॉन वेरिएबल जो भी है उसकी घात है 1/2। तो 1/2 तो एक पूर्ण संख्या है नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या तो एक 0 से स्टार्ट होती है, 0 से लेकर अनंत तक होती है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं है सर। इसमें तो है, क्योंकि देखो ये y की घात कुछ नहीं है तो एक, सर यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मीन्स एक है। जी नहीं, ऐसी गलती ना करें सर। ये y की घात एक है, हम इसको जैसे ही जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा y + 2y की पावर -1, क्योंकि जब कोई घात निच अंश से हर या हर से अंश में जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये y की घात ऊपर आके होगी y की घात -1। तो सर ये -1 तो क्या पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं है, -1 तो पूर्णांक संख्या, इंटीजर है। ऑप्शन नंबर ये भी गलत है सर। फिर इसकी बात करते हैं, ये √t और यहाँ t की घात 1, तो बिल्कुल ये t की घात 1 तो सही है, लेकिन यहाँ पे मात खा गए। यहाँ t की घात अगर कुछ और होती, यहाँ पे √ है, इसका मतलब घात 1/2 है, और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो आप ये भी ऑप्शन गलत। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को अच्छे से समझ के सॉल्यूशन करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बहुपद, ये सारे के सारे 9th क्लास से रिलेट करते हैं। एक बहुपद है p of x = 4x² + 7x - 5x³ की घात है। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल p of x = 4x² + 7x - 5x³ इज। ये कह रहा है कि ये जो भी आपके सामने बहुपद पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसकी डिग्री क्या होगी। अब सर जब तक ये पता नहीं हो कि डिग्री होती क्या है पॉलिनोमियल की, तो वो इस प्रश्न को नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पहले से ही कहा है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही ऐसे प्रश्नों को अटेंड कर सकता है। तो ध्यान रखना, डिग्री क्या होती है? किसी भी बहुपद में चर राशि की अधिक से अधिक घात, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स, वो आपकी होती है डिग्री। चर राशि की अधिकतम घात होती है आपके बहुपद की घात। सर यहाँ पे चर राशि x है सब जगह, कोई दिक्कत नहीं है। तो अधिक से अधिक कितना है? यहाँ x का पावर 2 आया, x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 और ये x की घात 3 है, तो अधिक से अधिक तो सर 3 है। इसका मतलब इसकी घात भी कितनी, इस बहुपद की घात भी कितनी हो गई? 3। समझ में आए कि किसी भी बहुपद की जो अधिक से अधिक चर राशि की जो घात होती है ना, वो आती है बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, और आंसर है 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने प्रश्न है कि यदि बहुपद x² - 2x + 5 के शून्यक a और b है तो a b का मान क्या होगा? If a b are the zeros of the polynomial 2x² - 2x + 5, then what will be the value of ab? ये कह रहा है कि भाई जो a और b है ना, वो इस पॉलिनोमियल के शून्य यानी जीरोज है, तो इस a b का मान क्या होगा? और ध्यान रहे, कोई भी अगर चर राशि कुछ इस तरह से लिखी है या कोई भी एक चर और एक अक्षर इस तरह से लिखी है, तो इसका मतलब ये है, ये लिखा हुआ है पहली बात तो a × b, और ये दिखते ही आपको बहुत सारी कहानी आ गई होगी सामने। सर ये इंटू लिखा है और a और b तो सर इसके शून्यक हैं, और ये क्या हो रहा है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सर ये तो शून्यकों का गुणनफल है, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? फॉर्मूला C/A, C/A। C क्या होता है सर? C एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और A क्या होता है? x² का गुणन, कोफिशिएंट ऑफ x²। चलिए, तो सर यहाँ पे C और C का मतलब अक्षर पद, अक्षर पद का मतलब कांस्टेंट वैल्यू, सर क्या है? 5। सर a क्या होता है? जो x² के गुणा में होता है, x² का गुणांक होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। x² के गुणा में कौन बैठा है? कोई नहीं बैठा, इसका मतलब 1 बैठा है, और 1 का भाग 5 में दिया, कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। बहुत ही सरल प्रश्न है,
तो उसका उत्तर हो जाएगा 5। ध्यान रहे ए का ये प्रश्न मान लीजिए यहाँ a इंटू बी की जगह a प्लस बी लिखा होता तो सर हम क्या करते, या फिर आपको ऐसे बोला होता a और b का योग होगा, ये भी पूछ सकते। तो देखिए a प्लस बी लिखा हुआ होता तो आपका फॉर्मूला हो जाता माइनस का b अपॉन a। सर b क्या होता है, जो x के मल्टीप्लाई में होता है, और x के मल्टीप्लाई में यानी x के गुणा में, या फिर x का गुणांक, x का कोफिशिएंट कौन है, माइनस का 2। फॉर्मूले का माइनस तो है ही है, और अपना एक माइनस का 2 और आया। सर a कौन है, जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में होता है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1, और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2, और प्लस के 2 में 1 से डिवाइड किया तो आया 2। तो तब आपका आंसर हो जाता 2। और जो तो हालांकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, पर अपने जो प्रश्न पूछा है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर इसका आपका ऑप्शन बी हो जाता है, और उत्तर आ जाएगा 5। उम्मीद करता हूं आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाह क्या प्रश्न है। यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का शून्य 3 है तो k का मान क्या होगा। इफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस k इज 3 देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। ये कह रहा है कि एक बहुपद दिया हुआ है आपके सामने और इसका शून्यक भी दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है 3, एक दिया हुआ है शून्यक और वो दिया हुआ है 3, तो आपको k का मान क्या होगा। सबसे पहले आप ये दिमाग में अपने जोड़ डालिए कि शून्यक होता क्या है। शून्यक का मतलब होता है ऐसा मान जिसको हम यदि बहुपद में रखते हैं तो बहुपद का मान शून्य हो जाता है। यानी कि अगर ये 3 वैल्यू इस बहुपद में रखूं तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य। ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं ये बहुपद अपना दिया क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अपने को शून्य दिया हुआ क्या है 3, इसका मतलब x की जगह अपने को कितना रखना है, x की जगह रखना है 3। चलिए x की जगह 3 रखते हैं, p ऑफ 3 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस के, और यदि मैं ये मान रखता हूं तो किसके बराबर हो जाता है, 0 का। 3 का स्क्वायर 9 और 9 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0। 18 और 3 कितने हो गए भैया, 21 प्लस के बराबर 0। तो के का मान अपने आ गया माइनस का 21। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक आंसर हो जाएगा, माइनस का 21। चलिए तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछते हैं आपको यही ध्यान रखना है कि शून्यक दिया हुआ है और शून्यक दिया हुआ कोई भी वैल्यू पूछ लेता है, और शून्यक का मीन्स ही होता है कि वह मान जिसको वापस अपन उस बहुपद में इस पॉलिनोमियल में रखते हैं तो पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाता है। तो मैंने इसको जहां पे भी मुझे x दिखा वहां पे 3 रख दिया, तो वापस इसका आंसर निकाला तो k का मान आ गया, और k का मान आया अपना माइनस का 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ वाह, एक द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, और ऐसे प्रश्नों को वो ही कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप रट्टन विद्या पे ऐसे प्रश्नों को नहीं कर सकते। चलिए ये कह रहा है कि कोई भी द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और उसमें शून्यकों की संख्या नंबर ऑफ जीरो अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जो आपके बहुपद हैं वो 3 प्रकार के एक प्रकार से हैं, वैसे तो ज्यादा भी हो सकते हैं पर मैं 3 के बता रहा हूं। रेखिक, पहला हो गया रेखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड आ जाएगा आपके त्रिघाती। चलो ध्यान रखिएगा, जो लीनियर बहुपद यानी जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसके हमेशा हल
1 होते हैं। क्यों? क्योंकि सर इसमें अधिक से अधिक घात भी 1 होती है। इस बहुपद की घात भी कितनी होती है? 1। इसकी डिग्री 1 होती है। इसलिए जो द्विघाती बहुपद है उसमें घात 2 है। जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद की घात 2 होती है द्विघाती बहुपद में, अधिक से अधिक चर राशि की घात। इसलिए इसके हल भी कितने होंगे? 2 हल, यानी इसके शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 2। और त्रिघाती में हो जाएगा 3। तो इसका मतलब प्रश्न अपने पूछ रहा है द्विघात बहुपद में शून्य कितने होंगे? तो द्विघात बहुपद में शून्य यानी जीरोज कितने होंगे? 2। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सटीक आंसर है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। एक ये रेखिक में पूछा होता तो हम आंसर बताते 1, त्रिघाती में पूछा होता तो हम आंसर बताते 3। चलिए, वाह क्या प्रश्न है। निम्न रेखिक समीकरण युग्म के हल हैं। द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर। हलवा प्रश्न है और इस हलवे में आपके सामने ये पूछ रहा है कि ये जो भी आपको समीकरण दी हैं, इक्वेशंस दी हैं, इसका हल क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए, किसी भी समीकरण को आपके सामने हल करने की आपके पास 3 मेथड्स होते हैं। सर पहला ग्राफिकल मेथड, आलेखीय विधि। सर दूसरा हो जाएगा आपको जो इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। सर तीसरा हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। तो इस तीनों विधि में से किसी का भी इस्तेमाल करके आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हालांकि देखो, आप ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन में आप ग्राफ का यूज करें ये पॉसिबल नहीं है, और आप प्रतिस्थापन करें वो आपकी इच्छा। अगर आपको एलिमिनेशन टफ लगता है तो और एलिमिनेशन करें तो भी बेस्ट है। मैं आपको इसको एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि से हल करके दिखा रहा हूं। समीकरण आपके सामने कुछ इस तरह से है। x प्लस वाई का मान है 14 और दूसरा है x माइनस वाई का मान 4। विलोपन विधि आपकी ये कहती है कि पहले किसी न किसी एक चर राशि को हटाइए, विलोपित कीजिए, एलिमिनेट कीजिए। सर मेरे को जो हटा, दूसरी बात, जिसको हटाना है उसका गुणांक यानी उसका कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए। किसी को भी हटाओ, यहाँ तो दोनों ही x के, यहाँ x के आगे भी 1 1 है और y के आगे भी 1 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए मैं y को हटा रहा हूं, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, चलो जोड़ते हैं। तो ये मैं जोड़ रहा हूं, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, और ये मैंने जोड़ दिया। जिसको काटना है उसके आगे चिन्ह ऑलरेडी विपरीत है, ना तो चिन्ह परिवर्तित करने की जरूरत पड़ेगी। चल ये तो कट गए, y से y तो कट गया। x और x जुड़ के कितने x हो गए? 2x। 14 और 4 जुड़ के कितने हो गए? 18। और x का मान कितना हो गया? 18 में मैंने 2 से डिवाइड किया तो आ जाएगा आपके x का मान 9। अब ये आप x की वैल्यू चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, आपकी इच्छा। तो मैंने x का मान 9 चाहे मैं यहाँ पे रखता हूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे रखा x का मान 9, तो 9 प्लस वाई बराबर 14। तो y का मान कितना आ गया? ये 9 इधर जाके ट्रांसफर हो जाएगा और 14 में से 9 गए तो कितने बचे? 5। तो x का मान आपका आ जाता है 9 और y का मान कितना आ जाता है? 5। x का मान 9, y का मान 5। मैं पहले से कह रहा हूं जैसे पूछा है वैसे ही निकालना। तो x का मान 9, y का 5। भूल से भी ऐसे नहीं कि x का मान 5 y का 9। x का मान 9, y का 5। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सटीक आंसर हो जाएगा, बिल्कुल भी डरना नहीं है। चलिए, वाह। के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है? फॉर विच वैल्यू ऑफ के डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि ये जो लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, रेखिक समीकरण दी हुई है, इसके कोई हल नहीं होंगे। के का ऐसा क्या मान रखे तो
के का ऐसा क्या मान रखिए तो इसके कोई हल नहीं होंगे। तो चलिए सबसे पहले तो आपको कंडीशंस याद होनी चाहिए। पहला लिखा है सर यहाँ कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं कब होते हैं, जब कोई ग्राफ बनाए, ग्राफ किसी भी इक्वेशंस का, और वो ग्राफ कभी भी इंटरसेक्ट करे ही नहीं, कभी काटे ही नहीं एक दूसरे को। जब तक काटेंगे नहीं तब तक हल होगा नहीं। और ये दोनों ही लाइनें पूरी की पूरी समांतर हैं, पैरेलल है, कभी काटने से रही तो काटेगी नहीं तो हल होगा नहीं। और ऐसी जो लाइनें होती है उनके लिए कंडीशन होती है कि जो a1 अपॉन a2 होता है वो b1 अपॉन b2 के तो बराबर होता है, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होता। तो बस इसी कंडीशन का यूज करके आप इसको हल करेंगे। तो अपन यहां से a1 और a2 की वैल्यू लेंगे, फिर b1 और b2 की वैल्यू लेंगे, और दोनों को बराबर करके अपन k का मान निकालेंगे। चलिए सर यहाँ a1 की वैल्यू x के गुणा में कितने बैठे हैं, 3। a2 मतलब यहाँ दूसरे वाले समीकरण में x के गुणा में कौन बैठा है, 2k माइनस 1। सर b1 की वैल्यू यानी y के गुणा में कौन बैठा है, 1 बैठा है। सर यहाँ पे y के गुणा में कौन बैठा है, 1 बैठा है। वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका इससे किया तो सेम टू सेम आंसर आएगा क्योंकि 1 है। 3 का 1 से किया तो 3, तो 2k, ये 1 इधर जाके प्लस हो गया तो 3 प्लस 1 1 यानी कितना हो गया 4। तो k का मान 4 के अंदर 2 का भाग लिया, कितना आ गया। तो बोलो इजी क्वेश्चन है या नहीं। पर देखते ही बच्चों को इस प्रश्न से डर लगता है। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल डटे रहना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 कंडीशंस याद रहनी चाहिए। पहली होती है अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशंस। और अद्वितीय हल कब होते हैं, जब भी कोई भी इक्वेशंस आपस में क्रॉस करेगी, उसकी कंडीशन ध्यान होनी चाहिए। फिर सर मैनी सॉल्यूशंस, अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, सर जब कोई लाइन जस्ट दूसरी लाइन के ऐसे ऊपर के ऊपर चलती है तो हर जगह मिल रही है, इसका मतलब मिलने की संख्या बहुत ज्यादा है, तो इसके सॉल्यूशंस भी बहुत ज्यादा। जितनी बार काटोगे उतनी बार सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो उसकी कंडीशन को भी आपको ध्यान रखना है। जब तक ये कंडीशन ये इस तरह से याद नहीं होगी, आप इस तरह के प्रश्नों को नहीं कर सकते हैं। ये कंडीशन अच्छे से दिमाग में फिट करके रखनी है। जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि इसके जो आपकी बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, फॉर्मूला हैं, उनकी सारी की सारी मैं बुकलेट नवकार एकेडमी के इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप जरूर डाउनलोड कीजिए, हो सके तो उसका प्रिंट आउट निकालिए और अपने पास में हमेशा उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि जब तक मैथ्स में फॉर्मूला और फैक्ट नहीं ध्यान होगा, आप क्वेश्चन को आते हुए भी आगे नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्मूला और फैक्ट टेलीग्राम चैनल हमारे है जो, इससे डाउनलोड कर देना और प्रिंट निकाल देना, अपने पास में उसको हमेशा पढ़ते रहना। एग्जाम देने से जाने से पहले हर दिन आप फिक्स डिसाइड कर दीजिए, आज मुझे इस चैप्टर से रिलेटेड सारे फैक्ट, सारे फॉर्मूला को याद रखना है। और वैसे जैसे ही आप उसका प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको तो वो मुंह पे याद हो जाएंगे। उसको कोई रटने की भी जरूरत नहीं है कि इसको रटना पड़ेगा, रटने की जरूरत नहीं है। मैथ्स की यही खासियत है, मैथ्स की जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उसके वो हैबिट में हो जाएगा, उसको फिर उसको याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो रेखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद ही रेखा है तब रेखिक समीकरण युग्मक का, इफ द ग्राफ्स ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज। अभी जस्ट मैंने बताया कि ये कह रहा है कि रेखिक समीकरणों के ग्राफ खींचे हैं और वो दोनों के दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। ग्राफ इस तरह से क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि जब भी इंटरसेक्ट करेगा तो सिर्फ उसका सिंगल सॉल्यूशन होगा, एक ही हल होगा। और एक हल को एक तरह से बोलते हैं अद्वितीय हल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन। यानी जब भी आपका ग्राफ प्रतिच्छेद करता है, इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को काटेगा एक बार, तो
इसके सिर्फ एक ही हल होगा, जिसे बोलते हैं अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। लीजिए, बहुत ही इजी हलवा प्रश्न है, खा जाना ऐसे प्रश्नों को। देखो ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, कोई भी विद्यार्थी ऐसे प्रश्न को कर सकता है, सिर्फ जरूरत है तो इस प्रश्न के लिए अपनी समझ बढ़ाने की। क्योंकि मैथ्स में बहुत बार ऐसे हर कोई, देखो मैथ्स का पेपर जैसे ही एग्जाम में आएगा, मैं बताता हूं 90% क्वेश्चंस एकदम इजी होते हैं। अगर आप ढंग से कुछ पढ़ के गए हैं, आप उनको इजीली अटेंड कर सकते हैं। मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन टफ हैं, उनको एक बार साइड में रखिए, पर जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी सिर्फ इसी भरोसे जब वो टफ क्वेश्चंस को देखते तो इजी को भी नहीं करते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, धैर्य के साथ काम लेना है। आपको जो आता है कंसेप्ट, जिसके आपके क्लियर हैं, वो पहले कीजिए, आपका अपने आप आपको मनोबल बढ़ेगा और आप बाकी क्वेश्चंस भी कर देंगे। आपका जो क्वेश्चन इस तरह से है कि समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 है और x का मान 5 है, तो y का मान क्या होगा? In the equation x plus 2y is equal to 9, if x is equal to 5, then what will be the value of y? चलो करते हैं, बहुत इजी है। x जहां पे भी दिखे वहां 5 रख दो, y का मान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। x का मान कितना रखना है? 5। चलिए 5 रख दिया। 5 प्लस 2y बराबर 9, तो 2y यहीं पे रखा, 5 इधर जाके क्या हो गया? माइनस, और 9 में से 5 गए, 4 बच गए, तो y बराबर 4/2, और 4/2 कितना होता है? 2। तो y का मान कितना आ गया? 2। बोलो बारी था क्या? एकदम सिंपल प्रश्न है। सिंपल बोले तो वही आपका सिंपल। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। लीजिए, एक और प्रश्न आपके सामने हाजिर है। तीसरी प्रश्नावली का, तीसरे चैप्टर का ही प्रश्न है। एक संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का 2 गुना और दोनों का अंतर है 9। तो इसको मतलब बीजगणितीय फॉर्म में लिखो, एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखो। If the difference between 3 times of a number and the twice another number is 9, then the write it algebraically. इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में क्या लिखते हैं, इसको लिखो। तो पहले से बताता हूं, 3.2 और 3.3 में ऐसे प्रश्न आपको काफी संख्या में मिलेंगे। सबसे पहले इन प्रश्नों की लैंग्वेज को समझना है। ये जो कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। सर प्रश्न ने कहा एक संख्या पता नहीं है, तो मान लो माना पहली संख्या x, एज्यूम फर्स्ट नंबर, मैंने क्या कर लिया? एज्यूम x। सर दूसरी संख्या अनदर नंबर, वो मान ली y। पहली को मैंने x मान लिया और दूसरी को क्या मान लिया? y। अब जो बोले वो करते रहो। एक संख्या का 3 गुना, हाँ सर एक संख्या पहली संख्या मानी है x, x का 3 गुना 3x, कोई दिक्कत नहीं। सर दूसरी संख्या का 2 गुना, हाँ सर दूसरी संख्या मानी है y, y का 2 गुना 2y का अंतर मतलब माइनस, हाँ माइनस, अंतर कितना है? 9 है। लो बोलो सिंपल। क्या भारी था? बिल्कुल भी भारी नहीं था, एकदम इजी, एकदम सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने कि 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 9। तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 9, ऑप्शन नंबर बी एकदम सटीक आंसर है। तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 9। बिल्कुल भी ऐसे प्रश्नों से डरना नहीं है, एकदम हलवा प्रश्न है। जब मैंने क्या कह रहा हूं, ऐसे थ्योरेटिकल प्रश्न जब भी आपके सामने आते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस कहता जाए वैसे वैसे करते जाओ, बस गलत मत करना। क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे करते जाओ, आपका आंसर आप अपने आप समीकरण बन जाएगी, और समीकरण बन जाएगी तो आप चाहे उससे विधि से उसको हल कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन से कीजिए चाहे विलोपन से कीजिए। वाह क्या प्रश्न है। अब इस प्रश्न की तो कोई बात ही नहीं है, बेचारा सीधा सा प्रश्न आया है,
और इस प्रश्न लगभग मैं 100 में से 105% स्टूडेंट्स देखते ही आंसर बोलेंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर। तो देखिए, सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि मूल बिंदु होता क्या है। सर, मूल बिंदु वो होता है जहां पे दो अक्ष आपस में एक दूसरे को काटते हैं। ये आपका एक्स अक्ष और ये आपका वाई अक्ष, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जहां पे दोनों अक्ष आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं यानी काटते हैं, वो बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। और ग्राफ में देखा ही है, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। मूल बिंदु के जो निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन्स आर 0,0। तो बिल्कुल आज आपके सामने हलवा प्रश्नोत्तरी का डोज 1 आपने पूरा किया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके डोज 2 के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक उम्मीद करता हूं आपके अंदर आज जो भी कमी रही है आप उसको पूरा करेंगे। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो नवकार एकेडमी आपके लिए हमेशा हाजिर है, चाहे वो हमारा स्टूडेंट्स है या नहीं। आप पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी रुकना नहीं है, थकना नहीं है। आपका एक एक मिनट आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, उसका सदुपयोग करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।